देखो, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमारा है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब हमें दो लाइंस दी जाएंगी और उनके बीच का हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। अब आपको जो हमने पिछली वीडियो करी थी, हमने सेकंड जो वीडियो करी थी उसके अंदर आपने देखा था कि जो हमारे पास लाइंस होती हैं उनकी इक्वेशन आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक वेक्टर के फॉर्म में और एक कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, सो कभी अगर आपके एग्जाम में आता है कि फाइंड दी एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, सो उन दोनों लाइंस की इक्वेशन आपकी वेक्टर फॉर्म में भी आ सकती है और उन दोनों लाइंस की इक्वेशन आपकी कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में भी आ सकती है। ठीक है, सो मैं दोनों तरीके से सिखा दूंगा कि आपको कैसे उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। सो अभी लेके चलते हैं कि अगर लाइंस की जो इक्वेशन है वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, सो पहली लाइन की इक्वेशन जो है मान लो ये है a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। ठीक है, एंड जो दूसरी हमारे पास लाइन है उसकी इक्वेशन ये है। ठीक है, ये हमारे पास। अब आई होप आपको ये पता होगा कि यहाँ पे a1 वेक्टर क्या होता था, b1 वेक्टर क्या होता था, पता था ना, यहाँ सब सिखाया था। लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होता है बी वेक्टर होता है। ठीक है, और लाइन के ऊपर जो आपने एक पॉइंट लिया है उस पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है वो हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, सो अगर मुझे इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, सबसे पहले आप क्या करिए, इस लाइन से b1 की वैल्यू निकाल लीजिए, इस लाइन की इक्वेशन में से आप क्या करिए, b1 वेक्टर की वैल्यू निकाल लीजिए, और इस वाली लाइन की इक्वेशन से आप क्या करिए, b2 वेक्टर की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये फॉर्मूला लगा देना है, कॉस थीटा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो पूरा का पूरा आंसर आएगा उसको फिर आप क्या रख देना, मॉडुलस के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये जो थीटा हम लेते हैं ना, ये थीटा हम एक्यूट वैल्यू लेते हैं। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से क्या होता है, छोटी, सॉरी 90 डिग्री से थीटा की जो वैल्यू होती है क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर आप मॉडुलस नहीं लगाओगे तो हो सकता है कि इसको सॉल्व करने पर वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो वो फिर 90 डिग्री से बढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, लाइंस के बीच का जो एंगल निकालते हैं, लाइंस के बीच का जो एंगल निकालते हैं हम एक्यूट एंगल लेके चलते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, तो इसलिए मॉडुलस लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। और अगर आपको याद होगा, एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूला हमने पढ़ा था किसके अंदर, वेक्टर अलजेब्रा के अंदर। अगर दो वेक्टर्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना पड़ता था तो ये तो फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब इस बेस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर करते हैं। देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 9 थे आपकी बुक के अंदर। ठीक है, न्यू बुक के अंदर देख लेना, ओल्ड बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 9 है ये। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या करना है, एंगल निकालना है। देखो बार बार मेरे मुंह से वेक्टर, एक्चुअली ये दोनों की दोनों लाइंस की इक्वेशन है। ठीक है, सो हमें इन दोनों लाइंस के बीच का क्या करना है, एंगल निकालना है। सो आप मुझे बता सकते हो, इन लाइंस की जो इक्वेशन आपको गिवन है ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है। यस, इन दोनों लाइंस की जो इक्वेशन गिवन है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। ठीक है, सो आप मुझे बताओ, क्या आप इस लाइन की इक्वेशन, इस वाली लाइन की इक्वेशन को देखकर आप मुझे b1 वेक्टर बता सकते हो। तो बिल्कुल b1 वेक्टर क्या है, जो लैम्डा के साथ या कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई है। सो i1 2j प्लस 2k। क्या आप मुझे b2 वेक्टर बता सकते हो, बिल्कुल म्यू के साथ जो मल्टीप्लाई है, जैसे यहाँ पे लैम्डा एक कांस्टेंट है, यहाँ पे म्यू एक कांस्टेंट है, तो b वेक्टर ऑलवेज वो होता है जो लैम्डा के साथ या म्यू के साथ या किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो गए, वेक्टर्स हो गए। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इन वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर निकालना है, तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 1 3, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 16 19 आ गया। b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
फिर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 √9 जिसकी वैल्यू होती है 3। B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 49 जिसकी वैल्यू होती है 7। ठीक है, अब सारी वैल्यूज उठा के आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा बताओ, B1.B2 हमारा कितना है 19 आया, अपॉन में B1 का मैग्नीट्यूड कितना आया 3 और B2 का मैग्नीट्यूड कितना है 7, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ से अगर आप थीटा निकालोगे तो कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 19/21। ठीक है, सो ये जो थीटा की वैल्यू आई ये हमें इन दोनों लाइंस के बीच में, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में क्या बता रही है, एंगल बता रही है। ठीक है, ठीक है, इसके जो पहला वाला हमने क्वेश्चन किया ना वो न्यू बुक के अंदर 7th एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम करने आ रहे हैं 8th एग्जाम्पल। ठीक है, अगेन हमें दो लाइंस की इक्वेशन दी जाएगी और हमें क्या करना है, उन दोनों लाइंस के बीच का हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। ठीक है, लेकिन इस बार जो लाइंस की इक्वेशन होगी वो वेक्टर फॉर्म में नहीं होगी, इस बार कार्टेशियन फॉर्म होगी। कार्टेशियन फॉर्म दिखाता हूँ आपको, तो इस फॉर्म में होगी, ये रही कार्टेशियन फॉर्म, ये वाली, ये है कार्टेशियन फॉर्म। इस बार ये इक्वेशन रहेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया उसमें लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में थी, इस फॉर्म में थी। इस बार जो लाइन की इक्वेशन आएगी उसमें कार्टेशियन फॉर्म में रहेगी। ठीक है, सो देखो सो कभी भी अगर इफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर in the form of कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, अगर लाइंस की जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में है और अगर आपको उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, अब फॉर्मूला नोट कर लीजिए, हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, कॉस थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड या मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो अगर आपकी लाइंस की इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में है सो ये है उन दोनों लाइंस के बीच के एंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखते, देखो एग्जाम्पल नंबर 8, आपको पहली जो लाइन गिवन है वो है x प्लस 3 अपॉन में 3 y माइनस 1 अपॉन में 5 z प्लस 3 अपॉन में 4 और दूसरे लाइन की जो इक्वेशन है वो है x प्लस 1 अपॉन 1 y माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 2, यही होता था। अब आप मुझे बताओ इस लाइन से, इस लाइन की इक्वेशन को देखकर आप मुझे A1 B1 और C1 की वैल्यू बताओ। अब अगर आपको याद हो जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लाइन की इक्वेशन है वो कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में भी हो सकती है, तो ये जो x1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन के नीचे 1 लिखा हुआ है, y माइनस y1 के नीचे b लिखा हुआ है, z माइनस z1 के नीचे c लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में ABC क्या होते थे, ये ABC क्या होते थे, लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होता था उसके जो स्केलर कंपोनेंट होते थे वही तो नीचे लिखे जाते थे कि नहीं लिखे जाते थे, है ना। तो इसका मतलब जो हमारा इस लाइन को अगर देख के मुझसे आप A1 की वैल्यू पूछोगे तो है 3, B1 की वैल्यू है 5 और C1 की वैल्यू है 4। इस लाइन को देख के अगर पूछोगे सो A2 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू है 1 और C2 की वैल्यू है 2। बस कुछ करना नहीं, फॉर्मूला लगा देना। सो बताओ कितना आएगा कॉस थीटा, A1 मल्टीप्लाई A2, तो A1 को A2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, B1 को B2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, प्लस
C1 को C2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, अपॉन में √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, फिर A2 का स्क्वायर 1, B2 का स्क्वायर 1 और C2 का स्क्वायर 4, ये आ गया फॉर्मूला। तो कॉस थीटा क्या आ गया, 5 8 13 और 13 और 3 16, ठीक है, अपॉन में 25 और 16 कितना हो गया, ये हो गया 50, सॉरी 25 और 16 41, 41 और 9 50, 4 1 5 और 1 6, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो, तो अब यहाँ तो कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है तो हम इस मॉड को हटा सकते हैं, तो कितना आ गया 16 अपॉन में 50 को आप कैसे ले सकते हो बताओ, 25 × 2, ठीक है, और अपॉन में हमारे साथ और क्या है, √6 है। अब देखो 25 तो बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है, तो 25 5 बन के बाहर आ गया, बचा √2 और यहाँ बन जाएगा √6, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और चाहो तो आप कट कर सकते हो, जैसे आप इसको क्या ले सकते हो, 16 को आप लिख सकते हो 8 × 2 और यहाँ पे कितना है 5 × √2 × √6, ठीक है, अभी अंडर से एक अंडर कट जाएगा तो 8 √2 ऊपर बच गया और नीचे कितना हो जाएगा 5 √6, बन जाएगा 8 5 और ये कितना बन जाएगा 2 अपॉन √6, जो कि सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 5 √, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं, अगर आप इतना भी छोड़ के आ जाओगे ना एग्जाम के अंदर मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सिंप्लीफाई करके दिखा दिया, क्योंकि बुक में आंसर ये वाला गिवन है, ठीक है, तो मैंने करके दिखा दिया। देखो अब पता कुछ लोग क्या करते हैं आपको पता है कि जो बी वैक्टर बनता है, ये जो बी वैक्टर बनता है AIBJC के, ये जो बी वैक्टर बनता है कहाँ से बनता है, इन्हीं यही तो है स्केलर कंपोनेंट ABC, इसी से तो आपका बी वैक्टर बनता है। सो लोग क्या करते हैं, देखते हैं अच्छा ये लाइन की इक्वेशन है ना, तो ये क्या है, ये बी वैक्टर के स्केलर कंपोनेंट है, तो लोग यहाँ से B1 वैक्टर क्या बना लेते हैं बताओ, B1 वैक्टर बना लेते हैं 3i 5j + 4k, और लोग B2 वैक्टर क्या बना लेते हैं 1i 1j और 2k। हमारे पास B1 B2 वैक्टर आ गए, ठीक है, और अगर B1 B2 वैक्टर आ गए तो क्या आप इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल इसी वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। अब अगर ये वाला फॉर्मूला भी लगाओगे ना तब भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, तो आपकी मर्जी, चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये जो नीचे आते हैं ना, ये जो नीचे आते हैं ये बी वैक्टर के क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट होते हैं। सो यहाँ से यहाँ से एक बी वैक्टर निकलेगा, यहाँ से एक बी वैक्टर निकलेगा, लेकिन थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्योंकि दोनों वैक्टर अलग हैं, सो B1 B2 मान लेते हैं। समझ में आया? आगे चल के अभी आप पढ़ोगे कि जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती है, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके B1 B2 वैक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। कभी भी अगर आपको दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों के दोनों लाइंस जो है पैरेलल है कि नहीं है, सो आपको सिंपली देखना है क्या उनके B1 B2 वैक्टर सेम है। अगर ये वैक्टर B1 और B2 सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे B1 B2 अलग था, इसलिए थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे B1 माना जाता है, यहाँ पे B2 माना जाता है। समझ में आया कि नहीं है, तो ये हो गया, ठीक है। सो मैंने आपको सिखा दिया एंगल बिटवीन टू लाइंस। यहाँ पर हमें जो लाइंस की इक्वेशन गिवन थी, लाइंस की जो इक्वेशन गिवन थी ये वेक्टर फॉर्म में थी तो ऐसे निकालेंगे एंगल, और यहाँ पे लाइंस की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में थी तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है।